प्रश्न नंबर 1, विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम की स्थिति तथा कार्य बताइए। उत्तर नंबर 1, शीर्षस्थ विभज्योतक, यह मुख्य रूप से जड़ व तने के शीर्षों पर तथा पत्तियों के अग्रों पर मिलते हैं, जहां यह नई नई कोशिकाएं बनाते रहते हैं। नंबर 2, अंतविषी विभज्योतक, यह शीर्षस्थ विभज्योत का अलग होकर छूटा हुआ भाग होता है, जो स्थायी ऊतकों में परिवर्तित न होकर उसके मध्य में छूट जाती है। घासों के प्रायों के आधारों में पुदीने के तने की पर्वसंधियों के नीचे यह ऊतक पाया जाता है। इसकी कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। नंबर 3, पार्श्व विभज्योतक, पौधों में इस ऊतक की स्थिति पार्श्व पार्श्व में होती है, इसलिए इसे पार्श्व विभज्योतक कहते हैं। इसकी कोशिकाओं में विभाजन अरीय दिशा में होता है। इसके उदाहरण पुलीय कैम्बियम व कार्क कैम्बियम है। प्रश्न नंबर 2, कार्क कैम्बियम ऊतकों से बनता है जो कार्क बनाते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत है? वर्णन करो। उत्तर, हाँ, हम इस कथन से सहमत है कि कार्क कैम्बियम ऊतकों से बनता है जो कार्क बनाते हैं। यह पार्श्व विभज्योतकों की कोशिकाओं के अरीय दिशा में विभाजन के फलस्वरूप बनता है। प्रश्न नंबर 3, चित्रों की सहायता से कष्टीय एंजियोस्पर्म के तनों में द्वितीय वृद्धि के प्रक्रम का वर्णन कीजिए। इसकी क्या सार्थकता है? उत्तर, द्वितीय वृद्धि शीर्षस्थ विभज्योतक की कोशिकाओं के विभेदन और परिवर्धन के फलस्वरूप प्राथमिक ऊतकों का निर्माण होता है। अतः शीर्षस्थ विभज्योतक के कारण पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। इसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। बीजीपत्ति तथा जिम्नोस्पर्म आदि कष्टीय पौधों में पार्श्व विभज्योतक के कारण तने तथा जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। इस प्रकार मोटाई में होने वाली वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम के मध्य विभज्योतक को संवहन एधा तथा वल्कुट या परिरंभ में विभज्योतक को कार्क एधा कहते हैं। द्वितीय वृद्धि एबीजपत्ति तना, द्वितीय वृद्धि संवहन एधा तथा कार्क एधा की क्रियाशीलता के कारण होती है। संवहन एधा की क्रियाशीलता द्विबीजपत्ति तने में संवहन वड़ल वर्षी होते हैं। संवहन वड़लों में जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य अंतःपुलीय एधा होती है। मज्जा रश्मियों की मृत्यु की कोशिकाओं जो अंतःपुलीय एधा के मध्य स्थिति होती है विभज्योतकी होकर अंतरपुलीय एधा बनाती है। पुलीय तथा अंतरपुलीय एधा मिलकर संवहन एधा को घेरा बनाती है। ए सी बी कंपेनियन सेल XY1 सी XY1 डी सिल्व ट्यूब PH 1C XY1 OO E PH1C XY2 XY1 F PH1 PH2C XYZ XY1 G PH1 PH2C XY3 XY2 XY1। चित्र पुलीय एधा की कोशिका का क्रमिक विभाजन, जाइलम और फ्लोएम का निर्माण, संवहन एधा वलय की कोशिकाओं
तने की परिधि की समांतर तल अर्थात स्पर्शरेखीय तल में ही विभाजित होती है। इस प्रकार प्रत्येक कोशिका के विभाजन से जो नई कोशिकाएं बनती है उसमें से केवल एक एंजाइम या फ्लोएम की कोशिका में रूपांतरित हो जाती है, जबकि दूसरी कोशिका विभाजनशील बनी रहती है। परिधि की ओर बनने वाली कोशिकाएं फ्लोएम के तत्वों में तथा केंद्र की ओर बनने वाली कोशिकाएं जाइलम के तत्वों में परिवर्धित हो जाती है। बाद में बनने वाला संवहन ऊतक क्रमशः द्वितीय जाइलम तथा द्वितीय फ्लोएम कहलाता है। यह संरचना तथा कार्य में प्राथमिक जाइलम तथा फ्लोएम के समान होते हैं। कार्क एधा की क्रियाशीलता। संवहन एधा की क्रियाशीलता से बने द्वितीय ऊतक पुराने ऊतकों पर दबाव डालते हैं, जिसके कारण भीतरी केंद्र की ओर उपस्थित प्राथमिक जाइलम अंदर की ओर दब जाता है। इसके साथ ही परिधि की ओर स्थित प्राथमिक फ्लोएम नष्ट हो जाता है। दूसरे पहले की वाह त्वचा की कोशिकाएं एक निश्चित सीमा तक खींचने के बाद टूट फूट जाए। अंतस्त्वा के अंदर ही कुछ मृदुतिकीय कोशिकाएं विभिजोतक होकर कॉर्क एधा बनाती हैं। कॉर्क एधा कभी कभी वलकुट अंतस्त्वचा परिरंभ आदि से बनती हैं। कॉर्क एधा तने की परिधि की समांतर विभाजित होकर बाहर की ओर सुबेरी कॉर्क या फेलम का निर्माण करती है। यह तने के अंदर के भीतर ऊतकों की सुरक्षा करती है। कॉर्क एधा से केंद्र की ओर बनने वाली मृदुतकीय स्थूल कोणीय अथवा दृढ़ोतकीय कोशिकाएं द्वितीयक वलकुट का निर्माण करती है। कार्क एधा से बने फैलम तथा फैलोडम को पेरिडम कहते हैं। पेरिडम में स्थान स्थान पर गैस विनिमय के लिए वातरंध्र बन जाते हैं। द्वितीय जाइलम वसंत काष्ठ तथा शरद काष्ठ में भिन्न होता है। इसके फलस्वरूप कुछ पौधों में स्पष्ट वार्षिक वलय बनते हैं। चित्र आप देख लीजिए ABCD। चित्र द्विबीजपत्री तने की द्वितीय वृद्धि की क्रमिक अवस्थाएं। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित में विभेद कीजिए। अ टेकिट तथा वाहिका। ब पेरेन काइमा तथा कालेन काइमा। स रसदारू तथा अंत काष्ठ। द खुला तथा बंद संवहन वल्डल। उत्तर अ टेकिट तथा वाहिका में अंतर क्रमशः वाहिकाएं। नंबर 1 यह लंबी लिग्नी नियुक्त अपेक्षाकृत सरकरी कोशिकाएं होती हैं। दोनों सिरों पर सरकरी तथा नुकीले होती हैं। नंबर 2 यह कोशिकाएं सिरों पर अन्य वाहिनिकाओं के साथ चिपकी रहती है। नंबर 3 दो वाहिनिकाओं से संधि तल पर गर्तमय भित्तियां होती हैं। गर्तों में ही जल इत्यादि का संवहन होता है। नंबर 4 संघ टेलियोफाइटा के सभी सदस्यों में पाई जाती है। वाहिकाएं यह लंबी लिग्निन युक्त अपेक्षाकृत चौड़ी कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं के चौड़े सिरे पूर्णतः या आंशिक रूप से जुड़े होते हैं। यह नलिकाकार रचना बनाती है। अनेक कोशिकाएं सिरों पर जुड़कर एक सतह संरचना का निर्माण कर लेती हैं। कोशिकाएं अलग अलग नहीं की जा सकती। वाहिकाओं के मध्य अनुप्रस्थ भित्तियां नहीं होती हैं, अतः संवहन एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना किसी अवरोध के होता है। यह केवल आवृतबीजी
पौधों में पाई जाती है। ब पेरेनकाइमा मृतक तथा कालेन काइमा स्थूल कोण ऊतक में अंतर। क्रमशः मृदुतक, स्थूल कोण ऊतक। नंबर 1, यह एक सरल स्थायीता जीवित कोशिकाओं से बना ऊतक है। नंबर 2, कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। जीव द्रव्य की प्राय ये एक केंद्रीय रिक्तिका होती है। नंबर 3, कोशिकाएं समव्यासी तथा विभिन्न आकारों की होती है। इसमें अंतरा कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। नंबर 4, कार्किकी स्वरूप में सक्रिय होती है। विभिन्न प्रकार का कार्य करने के लिए अलग अलग आकार में रूपांतरित होती है। नंबर 5, भ्रूण ऊतक के ऊपर में पौधों के सभी अंगों तथा स्थानों में पाई जाती है। नंबर 1, यह भी सरल स्थायीता जीवित कोशिकाओं से बना ऊतक है। नंबर 2, कोशिकाओं में भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिकाओं के कोनों पर अतिरिक्त सेलुलोज एकत्र हो जाने के कारण कोने स्थूलित हो जाते हैं। केंद्रीय रिक्तिका होती है। कोशिकाएं समव्यासी एवं कोणीय होती हैं। अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं होते हैं। कार्किकी स्वरूप में प्रारंभ में सक्रिय होती है और लचीली यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। सामान्य द्विबीजपत्री तने की अंधत्वचा बनाती है। रसदारू तथा अंतकोष्ठ में अंतर। क्रमशः रस काष्ठ अंतकोष्ठ। नंबर 1, द्वितीयक जाइलम का परिधि की ओर रिक्त हल्के रंग का भाग रसकष्ट कहलाता है। रसकष्ट की वाहिकाओं में रेजिन, टेनिन, तेल, गोंद आदि का संचयन नहीं होता। टाइलोसिस नहीं बनती। नंबर 3, रसकष्ट की वाहिकाओं की गुहा अवरुद्ध नहीं होती। यह जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन करती है। अंतकोष्ठ। नंबर 1, द्वितीयक जाइलम के केंद्र की ओर स्थित गहरे रंग का भाग अंतकोष्ठ या दृढ़कोष्ठ कहलाता है। नंबर 2, अंतकोष्ठ की वाहिकाओं में टेनिन, रेजिन, तेल, गोंद एकत्र हो जाता है। वाहिकाओं में टाइलोसिस बन जाते हैं। नंबर 3, अंतकोष्ठ की वाहिकाओं का मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण यह जल तथा खनिज लवणों का संवहन नहीं करती। यह पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करता है। द खुले तथा बंद संवहन वंडल में अंतर। क्रमशः खुला संवहन वंडल, बंद संवहन वंडल। नंबर 1, संवहन वंडल में की जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य एधा कैम्बियम कोशिकाओं की पट्टी पाई जाती है। नंबर 2, संवहन वंडल संयुक्त वही फ्लोएम या उभय फ्लोएमी होते हैं। नंबर 3, यह द्विबीजपत्री तनों में पाए जाते हैं। नंबर 1, संवहन वंडल की जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य एधा का अभाव होता है। नंबर 2, संवहन मंडल संयुक्त वही फ्लोएमी होते हैं। नंबर 3, यह एक बीजपत्री तनों में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में शारीर के आधार पर अंतर कीजिए। अ, एक बीजपत्री मूल तथा द्विबीजपत्री मूल। ब, एक बीजपत्री तथा एक बीजपत्री तना तथा द्विबीजपत्री तना। उत्तर अ, एक बीजपत्री मूल तथा द्विबीजपत्री मूल में अंतर। क्रमशः ऊतक, एक बीजपत्री मूल, द्विबीजपत्री मूल। नंबर 1, कार्टेक्स स्तर कम मोटा होता है, अपेक्षा अधिक मोटाई स्तर होता है। अंतःसत्त्वाचा कोशिकाएं स्थूलित भित्तियों वाली होती है, इसलिए मार्ग कोशिकाएं अधिक स्पष्ट होती हैं। प्राय भित्तियां पतली होती हैं। केवल आर्य भित्तियों पर कैस्पेरियन पट्टियां होती हैं। अतः मार्ग
कोशिकाएं अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट नहीं होती हैं। नंबर 3, परिरंभ पार्श्वमूल बनाती हैं। पार्श्वमूल बनाने की अतिरिक्त एधा तथा कॉर्क एधा बनाने में सहायता करती है। नंबर 4, संवहन वंडल। नंबर 1, प्राय 6 से अधिक होते हैं। नंबर 2, जाइलम वाहिकाएं गोलाकार या अंडाकार तथा बड़ी गुहा वाली होती है। नंबर 3, एंधा नहीं बनाती है। नंबर 1, प्राय 2 से 6 तक होते हैं। नंबर 2, जाइलम वाहिकाएं बहुभुजी तथा अपेक्षाकृत छोटी गुहा वाली होती है। नंबर 3, द्वितीय वृद्धि के समय एंधा बनाती है। नंबर 5, मंजा सुविकसित, अल्प विकसित अथवा अनुपस्थित। एक बीजपत्री तने तथा द्विबीजपत्री तने में अंतर ऊतक एक बीजपत्री तना क्रमशः ऊतक एक बीजपत्री तना द्विबीजपत्री तना। नंबर 1, वाह त्वचा अधिकतर रोम रहित होती है, प्राय रोमयुक्त होती है। नंबर 2, अधस्त्वचा ध्रुणोतक से बनी होती है, स्थूल कोण ऊतक से बनी होती है। नंबर 3, वलकुट विभेदी नहीं होता है, मृदुतक का बना होता है। नंबर 4, अंत स्वत्वचा अनुपस्थिति होती है, सामान्यता स्पष्ट होती है। नंबर 5, परिरंभ सामान्य रूप से अनुपस्थित होती है, दुर्रोधक और मृदु तक की बनी होती है। नंबर 6, संवहन मंडल। नंबर 1, भरण ऊतक में बिखरे रहते हैं। नंबर 2, सदैव अवधि होते हैं। नंबर 1, एक या अधिक चक्रों में विन्यास होते हैं। वंडल आच्छद व जाइलम स फ्लोएम। नंबर 3, प्रत्येक पुल के चारों ओर द्रोणोतल की वंडल आच्छाद होता है। नंबर 4, वाहिकाएं 5 या वाई आकार में विन्यास होती है। नंबर 5, वी आकार के जाइलम के मध्य स्थित। नंबर 6, फ्लोएम में मृदुतक का अभाव होता है। नंबर 3, अभाव होता है। नंबर 4, वाहिकाएं आर्य पत्तियों में विन्यसित होती हैं। नंबर 5, जाइलम के बाहर अथवा दोनों ओर होता है। नंबर 6, फ्लोएम में मृदुतक होता है। नंबर 7, मज्जा रश्मि नहीं होती है, मृदुतक से बनी होती है। मज्जा स्पष्ट नहीं होता, फिर भी केंद्र में कभी कभी कोशिकाएं विघटित होकर मज्जा गुहा बनाती हैं। स्पष्ट होता है, कभी कभी कोशिकाएं विघटित होकर मज्जा गुहा बनाती हैं। नंबर 9, द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, सामान्यतः द्वितीय वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 6, आप एक सेसव तने की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन कीजिए। आप कैसे पता करेंगे कि यह एक बीजपत्री तना है अथवा द्विबीजपत्री तना है? इसके कारण बताइए। उत्तर, सेसव तने की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी अवलोकन करके निम्नलिखित अर्थों के आधार पर एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री तने की पहचान करते हैं। क, तने की आंतरिक आकारिकी लक्षण। नंबर 1, वाह त्वचा पर उपचर्म, रंध् तथा बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। नंबर 2, अधस्त्वचा उपस्थित होती है। नंबर 3, अंतस्त्वचा प्राय अनुपस्थित या अल्प विकसित होती है। नंबर 4, परिरंभ प्राय
बहुस्तरीय होता है। नंबर 5 संवहन मंडल संयुक्त वही फ्लोएमी या उभय फ्लोएमी होता है। नंबर 6 प्रोटोजाइलम एडॉर्क होता है। ख एक बीजपत्री तने के आंतरिक आकार की लक्षण। नंबर 1 वाह त्वचा पर बहुकोशिकीय रोम अनुपस्थित होते हैं। नंबर 2 अधस त्वचा दृढ़ोतक होती है। नंबर 3 भरण ऊतक वलकुट अंत त्वचा परिरभ तथा मज्जा में अविभेदित होता है। नंबर 4 संवहन मंडल व्रण ऊतक में बिखरे रहते हैं। नंबर 5 संवहन मंडल संयुक्त वही फ्लोएमी तथा आवर्ती होते हैं। नंबर 6 संवहन मंडल चारों ओर से दृढ़ोतक से बनी मंडल अच्छद से घिरे होते हैं। नंबर 7 जाइलम वाहिकाएं वी डैश या वाई डैश क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। ग द्विबीजपत्री तने के आंतरिक आकार की लक्षण। नंबर 1 वाह त्वचा पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। नंबर 2 अध त्वचा स्थूल कोण ऊतक से बनी होती हैं। नंबर 3 संवहन मंडल एक या दो घेरों में व्यवस्थित होते हैं। नंबर 4 भरण ऊतक वलकुट अंत त्वचा परिरंभ मज्जा तथा मज्जा रश्मियों में विभेदित होता है। नंबर 5 संवहन मंडल संयुक्त वही फ्लोएमी या उभय फ्लोमी और वर्धा ओपन होते हैं। नंबर 6 जाइलम वाहिकाएं रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती हैं। प्रश्न नंबर 7 सूक्ष्मदर्शी किसी पौधे के भाग की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीर रचनाएं दिखाती हैं। अ संवहन मंडल संयुक्त फैले हुए था उसके चारों ओर एक्लेरेनकाइमी आच्छद है। ब फ्लोएम पेरेन काइमा नहीं है। आप कैसे पहचानेंगे कि यह किसका है? उत्तर एक बीज पत्ती तने की आंतरिक आकार की या शरीर में संवहन मंडल भरण ऊतक में बिखरे रहते हैं। संवहन मंडल संयुक्त तथा आवर्ती होते हैं। संवहन मंडल के चारों ओर एक्लेरेनकाइमी मंडल आच्छद होती है। फ्लोएम में फ्लोएम मृदु तक का अभाव होता है। अतः सूक्ष्मदर्शी में प्रदर्शित पौधों का भाग एक बीजपत्री तना है। प्रश्न नंबर 8 जाइलम तथा फ्लोएम को जटिल ऊतक क्यों कहते हैं? उत्तर जाइलम तथा फ्लोएम को जटिल ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई के रूप में विभाजित होकर कार्य करती हैं। प्रश्न नंबर 9 रंध्री तंत्र क्या है? रंध्र की रचना का वर्णन करो और इसका नामांकित चित्र भी बनाओ। उत्तर रंध्र ऐसी रचना है जो पत्तियों की वाह त्वचा पर पाए जाते हैं। रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियमित करते हैं। प्रत्येक रंध्र एक वचन में रो सेम के आकार की दो कोशिकाएं होती हैं जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। एक बीजपत्री पौधे के द्वार कोशिकाएं डंबलाकार होती हैं। द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। द्वार कोशिकाओं में प्लास्ट होता है और यह रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है। कभी कभी कुछ वाह त्वचित कोशिकाएं भी रंध्र के साथ लगी रहती हैं। इन्हें उप कोशिकाएं कहते हैं। रंध्रीय छिद्र द्वार कोशिका तथा सहायक कोशिकाएं मिलकर रंध्री तंत्र का निर्माण करती हैं। चित्र आप देख लीजिए, चित्र ए, चित्र बी। चित्र आप देख लीजिए। चित्र रंध्री तंत्र ए सेम के आकार वाली द्वार कोशिका सहित रंध्र तथा बी डंबलाकार द्वार कोशिका रहित रंध्र। प्रश्न नंबर 10 पुष्पी पादपों में 3 मूलभूत ऊतक तंत्र बताओ। प्रत्येक तंत्र के ऊतक बताओ। उत्तर पुष्पी पादपों में 3 मूलभूत ऊतक तंत्र निम्नवत हैं। नंबर 1 वाह त्वचीय ऊतक तंत्र मृदुतक। नंबर 2 भरण ऊतक तंत्र पेरेनकाइमा कोलेन
कायमा तथा स्क्लेरेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा। नंबर 3 संवहन ऊतक तंत्र, जाइलम तथा फ्लोएम। प्रश्न नंबर 11 पादप शरीर का अध्ययन हमारे लिए कैसे उपयोगी है? उत्तर फार्माकोचोसी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत औषधि महत्व के पदार्थों के स्रोत, विशेषताओं और उनके उपयोग का अध्ययन प्राकृतिक अवस्था में किया जाता है। यह अध्ययन मुख्य रूप से पौधों के शरीर पर निर्भर करता है। इमारती लकड़ी की दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है, इसलिए अच्छी इमारती लकड़ी के स्थान पर खराब इमारती लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है। शारीरिक अध्ययन द्वारा लकड़ी की किस्म का पता लगाया जा सकता है। शारीरिक अध्ययन द्वारा एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री तनों और जड़ की पहचान की जा सकती है। जीवाश्मय शारीरिक अध्ययन द्वारा प्राचीन कालीन पौधे का ज्ञान होता है। इससे जैव विकास का ज्ञान होता है कि आधुनिक पौधों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। सूक्ष्मदर्शी अध्ययन द्वारा चाय, कॉफी, तंबाकू, कैंसर, हींग, वनस्पति रंगों, पादप औषधि में मिलावट का अध्ययन किया जा सकता है। मिलावट के कारण इनकी आंतरिक संरचना में भिन्नता आ जाती है। प्रश्न नंबर 12 परिचर्म क्या है? द्विबीजपत्री तने में परिचर्म कैसे बनता है? उत्तर परिचर्म कार्क एधा की जीवित मृदुतक कोशिका में परिचर्म का निर्माण होता है। कार्क एधा या कागज की कोशिकाएं विभाजित होकर परिधि की ओर को कोशिकाएं बनाती हैं। वह सुवेरीन युक्त कोशिकाएं होती हैं। सुवेरीन युक्त कोशिकाओं से बना यह स्तर कॉर्क या फेलम कहलाता है। कॉर्क एधा से भीतर की ओर बनने वाले मृदुतकीय कोशिकाएं द्वितीयक वलकुट या फैलोडम बनाती हैं। फैलम कॉर्क एधा तथा द्वितीयक वलकुट मिलकर परिचर्म बनाती हैं। प्रश्न नंबर 13 पृष्ठधर पत्ती की भीतर रचना का वर्णन चिन्हित चित्रों की सहायता से कीजिए। उत्तर पृष्ठधर या द्विबीजीय पत्ती की संरचना। द्विबीज पत्ती पौधों की पत्ती की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती हैं। क वाह त्वचा सामान्य दोनों सतहों पर एक कोशिकीय मोटे स्तर के रूप में होती हैं। नंबर 1 ऊपरी वाह त्वचा, यह एक कोशिका मोटा स्तर है। इसकी कोशिकाएं ढोलक नुमा परस्पर एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। इन कोशिकाओं की बाहरी भित्ति उपचर्म युक्त होती है। कोशिकाओं में साधारणतः हरित लवक नहीं होते हैं। कुछ पौधे प्राय शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधे में बहुस्तरीय वाह त्वचा पाई जाती है। नंबर 2 निचली वाह त्वचा। निचली वाह त्वचा एक कोशिका मोटे स्तर रूप में पाई जाती है। इस पर त्वचा उपचर्म होता है। रंध्र बहुतायन में पाए जाते हैं। रंध्रों की रक्षक कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं। कुछ पत्तियों की ऊपरी वाह त्वचा पर भी रंध्र होते हैं, किंतु इनकी संख्या सदैव कम होती है। ख वर्ण मध्योतक, दोनों वाह त्वचाओं के मध्य स्थिर संपूर्ण ऊतक वाहतम वर्णलों को छोड़कर पर्ण मध्योतक कहलाता है। पृष्ठाधर पत्तियों में पर्ण मध्योतक दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। नंबर 1 खंभ ऊतक, ऊपरी वाह त्वचा के नीचे लंबी खंभाकार कोशिकाएं 2-3 परियों में लगी होती हैं। इन कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिकीय स्थान बहुत कम या नहीं होते हैं। यह रूपांतरित मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं। यह प्रकाश संश्लेषी ऊतक है। चित्र आप देख लीजिए। चित्र प्रारूपिक पृष्ठाधर पत्ती प्राय द्विबीजपत्री पौधों की पत्ती होती है। अनुप्रस्थ काट। नंबर 2 स्पंजी ऊतक, खंभ मृदुतक से लेकर
निचली वाह त्वचा तक स्पंजी मृदु तक ही होता है। यह कोशिकाएं सामान्यतः गोल और ढीली व्यवस्था में स्थान काफी और स्पष्ट अंतरा कोशिकीय स्थान वाली होती है। इस कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट कम संख्या में होते हैं। मध्य सिरा में संवहन पूल के ऊपर तथा नीचे दृढ़ोतक या स्थूल कोण ऊतक पाया जाता है। ग संवहन पूल पत्ती की अनुप्रस्थ काट में अनेक छोटी छोटी सिराएं संवहन पुलों के रूप में दिखाई पड़ती हैं। संवहन पुल जाइलम का फ्लोएम से मिलने से बनता है। आदिदारु सदैव ऊपरी वाह त्वचा की ओर होती है, जबकि अनुदारु निचली वाह त्वचा की ओर होती है। फ्लोएम निचली वाह त्वचा की ओर होता है। जाइलम और फ्लोएम के मध्य एंधा होती है। इस प्रकार संवहन पुल संयुक्त संपार्श्व तथा वध होते हैं। प्रत्येक संवहन पुल दृढ़ोतक रेशों से घिरा होता है तथा इसके बाहर मृदुतकीय कोशिकाओं का पुलीय आच्छद होता है। यह वांडल्य आच्छद समांतर छोटी से छोटी सिरा के चारों ओर भी होता है। प्रश्न नंबर 14। त्वक कोशिकाओं की रचना तथा स्थिति उन्हें किस प्रकार विशिष्ट कार्य करने में सहायता करती है? उत्तर, त्वक कोशिकाएं यह पादप शरीर के सभी भागों पर सबसे बाहरी रक्षात्मक आवरण बनाती है। यह प्राय एक कोशिका मोटा स्तर होता है। कोशिकाएं अनुप्रस्थ काट में ढोलक नुमा दिखाई देती है। बाहर से देखने पर यह अनियमित आकार की फर्श के टाइल्स की तरह अथवा बहुभुज दिखाई देती है। यह परस्पर एक दूसरे से मिलकर अखंड सतह बनाती है। यह कोशिकाएं मृदुतकीय कोशिकाओं का रूपांतरण होती है। इस कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य की मात्रा बहुत कम होती है तथा प्रत्येक कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका होती है। पौधों के वायवीय भागों की त्वक कोशिकाएं उपपर्च से ढकी होती है, परंतु मूलीय त्वचा की कोशिकाओं पर उपचर्म की रक्षात्मक आवरण नहीं होता। तने, पत्ती आदि की त्वक कोशिकाओं के मध्य रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं। द्वार कोशिकाएं वृत्ताकार होती हैं। द्वार कोशिकाओं के चारों ओर पाए जाने वाली कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। रंध्रों का खुलना तथा बंद होना रक्षक कोशिकाओं की आसुनता पर निर्भर करता है। रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के आदान प्रदान का कार्य करते हैं। रंध्रों की स्थिति, संख्या, रचना, उपचर्म की मोटाई आदि वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है। जड़ों की त्वक कोशिकाओं से एक कोशिकीय मूल रोम बनते हैं। यह मृदा से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। तने और पत्तियों की त्वक कोशिकाओं से बहुकोशिकीय रोम बनते हैं। पत्ती एवं तनों की रोमयुक्त सतह वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। रंध्रों के रोमों से ढके रहने का कारण मरुभूमि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। त्वक कोशिकाएं वातावरणीय दुष्प्रभाव से पौधों की सुरक्षा करती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।